गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जल संसाधन के बारे में और मैंने जल प्रबंधन वगैरह सब बता दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जल संरक्षण। और जल संरक्षण में मैंने आपको बता दिया था कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसमें जल संरक्षण करने के लिए हमें कौन कौन से साधनों का उपयोग करना चाहिए, क्या क्या स्रोत हैं। तो परंपरागत तरीके में आप लोगों को बता रही थी कि परंपरागत तरीक़ों में जल संसाधन या जल संरक्षण को कैसे वो किया जाता था, मतलब अपनाया जाता था। ठीक है, तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में सबसे पहले मैंने आपको बावड़ी बताई थी। और बावड़ियाँ बताई थी मैंने कि गोल भी होती है, वर्तुलाकार भी होती है और चतुष्कोणीय भी होती है। ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स के लिए भी कहा था मैंने आपको, तो मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूँगी इसमें। लेकिन एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बावड़ियाँ हैं वो राजस्थान ही नहीं भारत की सबसे प्राचीन जल संरक्षण के स्रोत हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको तालाब भी बता दिया था, तालाब को कैसे अपन को मतलब पानी को स्टोर करना है, तालाब में झीलों में कैसे स्टोर करना है। अब आज मैं जो बता रही थी आपको नाड़ी के बारे में बताती कि नाड़ी क्या होती है। ठीक है, तो आपको पिक्चर भी बता दूंगी मैं आपकी कि इसकी पिक्चर्स कैसी हैं। ओके, एक बार मैं झीलों के बारे में बता रही थी, एक बार नाड़ी से पहले एक बार झीलों में बता रही थी कि कहाँ कहाँ की झीलें ज़्यादा फेमस है ना। तो एक बार इसमें देखिए कि मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं कि झीलें जहाँ स्थानीय एवं आर्थिक विकास में सहायक रही हैं वहीं अकाल एवं सूखे में जीवन दायिनी भी रही हैं। इन झीलों में अजमेर का आना सागर, उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर, चूरू की ताल छापर, जालोर का बाकली बांध तथा टोंक का टोडर सागर, पाली का सरदार समंद और बूंदी की नवलखा तथा राजसमंद की नौ चौकी की झीलें प्रसिद्ध हैं। तो ये तो मैंने आपको मेन नाम बता दिए हैं राजस्थान की झीलों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नाड़ी। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी एक क्या होता है, तालाब का ही एक छोटा सा रूप होता है। मतलब क्या होता है, जहाँ भी पानी की जैसे ढलान होती है, ठीक है, पानी बह के आ रहा है ढलान में, तो वहीं पर क्या किया, एक थोड़ा सा गहरा खड्डा किया और पाल ऊंची कर दी, उसकी पाल मतलब मिट्टी की एक बॉर्डर बना दी चारों तरफ और वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया। अब ये पानी क्या होता है, जब तक बारिश होती है तब तक ये तो भर जाता है और उसके 1-2 महीने बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो इस पानी को काम में ले लेते हैं, जैसे कि पशुधन के लिए काम में ले लेते हैं या फिर सिंचाई वगैरह के लिए काम में लेते हैं। और फिर ये तालाब वापस से क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी आ जाता है। तो ये एक अस्थायी सिस्टम होता है, यानी अस्थायी मतलब ये कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये तालाब का एक छोटा रूप होता है जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मैंने आपको बताया बारिश कम होती है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए सिंचाई के लिए, पशुधन के लिए काम करने के लिए इनको बनाया जाता है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिधर ढलान होती है उसके सामने की साइड इसको बना दिया जाता है, तो ढलान में पानी बह करके इसमें आ जाता है। सामान्यतः रूप से 4 से 5 मीटर की गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए ही इकट्ठा, यानी कुछ समय के लिए ही इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है। जब भी मानसून होता है उसके 1-2 महीने पहले इस मिट्टी को इसमें से निकाल दिया जाता है और उसे और गहरा कर दिया जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुधन तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत होता है। अब आएगा टाँका। टाँका आप लोग सब जानते हो, जो टैंक होता है उसी को टाँका कहते हैं। जो अपने घरों में टैंक होता है, अपने घरों में टैंक होता है वो ढक्कनदार होता है, कहीं कहीं पर जो टैंक होता है वो बिना ढक्कनदार होता है, यानी ओपन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैंक पढ़ेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल तथा जल स्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं पिक्चर भी दिखा दूंगी इसकी। ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर में आने वाले वर्षा जल का संग्रहण भी कर सकते हैं। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप इसलिए लगा देते हैं ताकि पानी रिस करके भूमिगत ना हो, यानी ज़मीन में रिस के पानी ज़मीन में ना चले जाए। इसलिए इसको पानी को लंबे समय तक रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको चारों तरफ इसकी दीवारों को लेप कर देते हैं ताकि पानी रिसे ना। राजस्थान में जल रिसाव तरी के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टाँकों का निर्माण किया जाता है। ये मैंने अंडरलाइंस कर रखी है, आप देख लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम जोहड़। जोहड़ बहुत फेमस है और ये सिखावटी क्षेत्र में बनाया जाता है। सिखावटी क्षेत्र कौन कौन से आते हैं हमारे, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू राजस्थान के जो ज़िले हैं इनको सिखावटी बोलते हैं।
तो शेखावटी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर भी पानी की कमी है, क्योंकि सीकर में तो पूरा रेगिस्तान के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी के टीले, बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं। और आपको पता हो तो चूरू में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। पूरे राजस्थान के सब जिलों में एक जो जिला ऐसा है जिसमें नदी नहीं है, और बीकानेर में भी कोई मतलब नदी नहीं है। तो शेखावटी क्षेत्र हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का ये साधन होता है, जोहड़। और एक तरह से जोहड़ आप ये कह सकते हो कि जैसे एक तो कुआं होता है, तो एक तो होता है पक्का कुआं। पक्का कुआं में क्या होता है, चारों तरफ दीवार को पक्की बनाई जाती है, यानी मिट्टी की, ईंटों की, इनकी दीवार बनाई जाती है। तो ये तो हो गया पक्का कुआं। और एक कुआं होता है जिसमें दीवारों को पक्का नहीं करा जाता है, कुएँ की तरह खोदा जाता है उसको, लेकिन उसकी दीवारों को पक्का नहीं किया जाता, तो उसको जोहड़ कहते हैं, ठीक है। तो इसका रूप सामान्यतः टाँके के समान ही होता है, यानी टैंक के समान ही होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टाँके से बड़ा होता है, यानी चौड़ा मुंह होता है और खुला हुआ होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से मतलब एक रास्ता बना दिया जाता है आगोर में, और चारों तरफ इसकी दीवार तीन तरफ इसकी दीवार बनाई जाती है, और एक तरफ क्या किया जाता है, पानी खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उससे पानी इकट्ठा होता रहे। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत होता है। तो ये हो गया हमारे जोहड़। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जोहड़ होते क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। तो जोहड़ कच्चे कुएं के समान है या फिर टैंक के समान होते हैं। इनका मुंह चौड़ा होता है, ऊपर से खुला होता है, और तीन तरफ दीवार से घिरा हुआ होता है, और एक तरफ आगोर होती है जिससे इसमें पानी आता है। अब आएगा बेरी या छोटी कुई। अब बेरी छोटी कुई ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, या तो पश्चिम राजस्थान में मिलेंगे या आपको मिलेंगे भरतपुर साइड में। कुएँ छोटे छोटे से कुएँ होते हैं। अपने जयपुर में भी कुएँ से ही, ध्यान रखना, जयपुर में जो सिंचाई की जाती है वो कुओं से की जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ी में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाई जाती हैं। इसका व्यास 2 से 3 मीटर होता है, 2 से 3 मीटर फिट होता है, तथा इसको दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिसमें भूमिगत जल रिस करके आता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहते हैं। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थान में बेरी या छोटे जो कुएँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में। अब आएंगे हम खड़ीन। खड़ीन क्या होती है, खड़ीन ज़्यादातर पाए जाते हैं जैसलमेर में। और खड़ीन में क्या होता है कि ढलान की साइड में एक खड्डा बना दिया जाता है, और रेगिस्तान होता है पूरा चारों तरफ, तो उसके चारों तरफ क्या करता है, एक ऊंची सी पाल बना दी जाती है, और फिर वो पानी तीन तरफ से उसको दीवारों से ढका जाता है, कच्ची दीवार से, और एक तरफ से इसमें पानी आने का रास्ता छोड़ा जाता है। तो और ये फेमस कहाँ के हैं, जाता है जैसलमेर में पाल बनाए जाते हैं, और इनसे क्या किया जाता है, इनसे सिंचाई वगैरह का कार्य किया जाता है। तो खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके, कि खड़ीन जो बनाई गई थी वहाँ के पालीवाल शासक जो थे, उन ब्राह्मण जो थे वहाँ के, उनके द्वारा बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी, कि पानी को एकत्रित करने के लिए, ताकि उसको किस में काम में ले सके, वो कृषि और पीने के काम में ले सके, ये इसलिए बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, आ भी चुका है एक बार तो, कि खड़ीन जो बनाई गई थी वो पश्चिमी राजस्थान में किनके द्वारा बनाई गई थी, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ मतलब चारों तरफ दीवार को बोलते हैं, बनाकर रोका जाता है। इसके अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे उससे लगते हुए दूसरे खड़ीन, यानी कि क्या करते हैं कि खड़ीन बना दी, और अब मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई तो उसे एक दीवार को कच्ची रखते हैं, और फिर इस दीवार को तोड़ के, थोड़ी सी मेड़ को तोड़ के, और फिर आगे एक खड़ीन और बना के रखते हैं लोग। फिर उसका जब एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो वो पानी उसमें जाके स्टोर हो जाता है, तो उसको ये पानी आगे से आगे स्टोर कर लेता है कि आगे तक काम आ जाए, जिससे लगते हुए खड़ीन भूमि को जल मिल जाता है। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा की जा सकती हैं। साथ ही इसके किनारे तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकाल में पेयजल मिलता रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको चित्र में देखो ध्यान से, तो ये देखो, ये खड़ीन ही है, खड़ीन, ठीक है। और यहाँ पर ये रास्ता तोड़ दिया गया है, और इस रास्ते को तोड़ करके पास में एक खड़ीन और बना दी, और यहाँ पर क्या, ये दूसरी खड़ीन है, ये दूसरी खड़ीन है। अब ये पानी इसमें फुल भर गया, फुल भर करके ये पानी कहाँ पर आ गया, दूसरी खड़ीन में आ गया। ठीक है,
तो वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तरीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहते हैं, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं, प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते हैं। ये तो हो गया हमारे जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत या साधन। अब हम पढ़ेंगे जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन क्या होता है? जल स्वावलंबन क्या होता है कि हमें पानी को संरक्षित करके और उसको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आरक्षित करना है, और उसमें पानी का जो भूमिगत जो स्तर है वो जो गिर गया है उसको वापस से क्या करना है? बढ़ाना है। यानी कि हमें आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को पानी के लिए पानी की किल्लत में हमारी आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े, उसके लिए इस व्यवस्था को किया गया है। इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। अगर आपने देखा हो तो टीवी वगैरह पे ऐड भी आते रहते हैं कि बूंद बूंद पानी बचाइए, पानी का संरक्षण कीजिए। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम चला करके पानी को संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर, मैंने बताया था अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल गिर रहा है, तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों से मिट्टी, जैसे बड़े बांधों में मिट्टियाँ भर जाती है या गाद भर जाती है, गाद को ही मिट्टी बोलते हैं, तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया है। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए। देखो ये अंडरलाइन करो कि केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है वो किस नाम से है और राजस्थान सरकार का कार्यक्रम किस नाम से है। तो भारत सरकार, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ कि भारत सरकार ने तो इसको नाम दिया जल क्रांति अभियान, और राजस्थान सरकार ने इसको क्या नाम दिया? इस अंडरलाइन नहीं हो रहा है, एक मिनट की है। चलिए, आपको दिख तो रहा होगा, वैसे अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप तो ये देख लीजिए कि राजस्थान सरकार ने जो नाम दिया है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम का इसको नाम दिया है। इन कार्यक्रम को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर इनको क्या करना, जल को समुचित प्रबंधन किया जाना है। ये मेन फोकस या मेन उद्देश्य है जल स्वावलंबन का। ठीक है बच्चों, सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ एवं बेड़ी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन के परंपरागत सुव्यवस्थित तरीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में ही पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परंतु इन स्रोतों का वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त जल संरक्षण के अभाव में ये जर्जर मतलब टूट फूट की स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, फिर आगे अब मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है रेड पेन से, उस पर आपको गौर फरमाना है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है, जो मैंने आपको आगे बताई, पीछे की साइड बताया ही था, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग के व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। ये हमारा जल स्वावलंबन के बारे में आ गया। आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि
जल स्वावलंबन क्यों आवश्यक है, या जल स्वावलंबन की क्यों आवश्यकता है। तो ये जो लाइनें मैंने बोली हैं, आपको ये लाइनें अपने मन से लिखनी है। वहाँ पर अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जल स्वावलंबन की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। अब आएंगे हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में या अन्य राज्यों में चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री के नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, झील है ना, टाँके हैं। अब इनमें क्या है, जब वर्षा जल का पानी आता है तो वर्षा जल के साथ में मिट्टी भी आती है, तो ये मिट्टी अपने साथ में पानी के साथ में क्या होती है, उन स्रोतों में या उन साधनों में गिरती जाती है, जैसे कुओं, बावड़ियों में, इन सब में। और धीरे धीरे ये मिट्टी पैंदे में बैठती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये गाद जो है वो बढ़ती जाती है और पानी का जो स्तर है वो कम होता जाता है। तो मुख्यमंत्री योजना में क्या किया गया कि हर साल मानसून काल जब भी आएगा उसके 1 महीने पहले इन स्रोतों की सफाई की जाएगी, यानी इनकी मिट्टी को निकाला जाएगा। अगर पानी दूषित हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो उसकी सफाई की जाएगी, तथा आने वाला वर्षा जल हमको स्वच्छ प्राप्त हो और उससे हम अपने घरेलू कार्यों में या आर्थिक कार्यों में या फिर हम कोई भी और कार्यों में इसको काम में ले सकें। तो उसके लिए एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाती है, और अब इसमें सरकार अब जो पैसा लगता है वो मज़दूरों को लगा करके जो पैसा लगता है वो सरकार ही देती है, ठीक है। अभी आपने देखा हो तो गलता को भी साफ़ किया गया था, अभी अजमेर की जो झीलें वगैरह हैं उनको साफ़ किया गया है, ठीक है। ये सब इसी के अंदर आती है। कुओं को साफ़ किया। अब बावड़ियों, अब देखो बावड़ियाँ बीच में कोई भी नहीं जानता था बावड़ियों को साफ, मतलब बावड़ी के ख़त्म हो चुका था बावड़ी का मैटर, लेकिन अब लोग वापस पुनर्जागरण हुए, समझने लगे लोग कि नहीं यार, ये जो स्रोत है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ वहाँ के लोकल लोग हैं, है ना, जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बावड़ियाँ साफ़ कर दी, उन्हीं लोगों ने तालाब की सफाई कर दी, उन्होंने लोगों ने तालाब की मिट्टी को निकाल लिया, झीलों की मिट्टियों को निकाल लिया, क्योंकि वो लोग जागरूक हो गए कि ये स्रोत है तो हमारा जीवन है, और अगर ये स्रोत नहीं है तो हमारा जीवन फिनिश है या ख़त्म है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो स्वावलंबन की जल मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है राजस्थान के लिए वो क्या क्या है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाह कौन बताया था मैंने आपको, जो दान वगैरह करते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ दान कर दिया था किसने, भामाशाह ने। तो तभी से हमारे यहाँ कार्ड भी बनाया, आपको ध्यान हो तो भामाशाह, और भामाशाह उसी को दिया जाएगा नाम जिसने अपने मतलब सबसे ज़्यादा दान करते हैं, उसी को भामाशाह कहते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो भामाशाह के सहयोग से जल प्रबंधन पर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भू जल स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएँ, तालाब, नाड़ी आदि लुप्त हो रहे हैं जल संसाधन को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर पर नाड़ियाँ, तालाबों एवं कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति स्रोतों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाता है। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष की होती है, जिसमें यानी 4 साल के लिए प्रोग्राम सेट किया जाता है तथा राज्य द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर 21,000 गाँवों को इसमें लाभान्वित किया गया है। मतलब 21,000 गाँवों के तालाब, कुएँ, नाड़ियों को इनको क्या कर दिया गया, अब तक साफ़ कर दिया गया। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले चैप्टर्स जो आपको पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि जब अकाल वगैरह पड़ा था तो चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और जब सुदर्शन झील का निर्माण कराने के बाद कुछ शासकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में स्कंदगुप्त ने आकर के उस झील का पुनर्निर्माण करवाया। मैंने कहा बताया था ना आपको पीछे की साइड में। तो सब जो भी शासक आए उन्होंने भी इन जल स्रोतों पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि उनको पता है कि स्थानीय स्तर पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे साधन है जिससे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था है। और पहले तो देखो हमारे कोई मोटर वोटर तो होती नहीं थी पुराने समय में या प्राचीन काल में, हमारे इन्हीं के द्वारा पानी पीने की व्यवस्था या हमारी सिंचाई की व्यवस्था इन स्रोतों के द्वारा ही की जाती थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और आपको पता हो तो तालाब, झील, कुएँ जहाँ पर एक धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। पवित्र स्नान जो हमारे यहाँ पर होता है, जैसे अजमेर की पुष्कर झील है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जयपुर का गलता जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पवित्र स्थान है, इसलिए समय समय पर हर साल यहाँ पर बहुत
श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अब क्या करते हैं, वो लोग स्नान वगैरह या धार्मिक पूजा पाठ वगैरह या धार्मिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों एवं स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप कंस्ट्रक्चुअल कंटूर, ट्रेंचेज, स्ट्रेगर्ड फार्म, पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, स्कन, गलीपेट, खड़िन, जोहर, टाका निर्माण किया जाता है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, ये मैं बताऊंगी एनीकट क्या होते हैं। छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है लगातार एक के बाद मिट्टी के चेक डैम एवं जल संरक्षण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत करना, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के जल भरण कार्य एवं फसल एवं उद्यानीकरण में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना, साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाए रखने के उद्देश्य से इनकी महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों एवं रैलियों के माध्यम से किया जाता है। ये हमारा चैप्टर 8 जो था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जल संसाधन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। अब मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ कि एनीकट क्या होता है, टाका क्या होता है, तालाब क्या होता है, या परकोलेशन टैंक क्या होता है। ये मिट्टी का बांध हम पढ़ के आ रहे हैं, पाँचना बांध को कहते हैं। और छोटे छोटे मिट्टी के बांध आज भी गाँव में बनाए जाते हैं। कुछ समय के लिए अस्थायी होते हैं ये मिट्टी के बांध, कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, फिर पानी भर जाता है, फिर ये वापस से सूख जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसके लिए, ग्रामीण या लोकल लोगों के लिए। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, देखिए। ये देखिए, यहाँ पर एक कुछ पिक्चर्स है जिसमें टाका दिखाई दे रहा है। आपको तालाब तो सब जानते हो। एनीकट्स क्या होता है, मैं एनीकट के बारे में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से ये पानी आया, तो यहाँ पर पानी आया तो क्या किया, यहाँ पर एक एनीकट बना दिया। ठीक है, फिर ये एनीकट भर गया तो ये खड़िन की तरह ही है, फिर इस एनीकट को जोड़ दिया तो ये पानी, इस अतिरिक्त एक्स्ट्रा पानी जो इसमें जुड़ गया, फिर एक एनीकट यहाँ बना दिया। ठीक है, फिर एक एनीकट। अब ध्यान रखना, इनमें क्या चक्कर होता है कि यहाँ पर ये दीवार, यहाँ पे दो या तीन तरफ से दीवारों से बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक रास्ता बनाया जाता है इस जगह इस तरह से, ताकि इनको खोल दिया जाए और आगे। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध होता है कि ये भर गया तो फिर इसमें भर जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा, ऐसे करके ये एक श्रृंखलाबद्ध होता है। इसको कहते हैं एनीकट। ठीक है, दूसरा टाका मैंने बता दिया है। टाकों में दो बताया था कि एक घर में हम जो टैंक बनाते हैं वो टाका उसी का है। गांव में आपको खेतों में मिल जाएंगे, इनको ढक दिया जाता है ताकि पानी जो है इसका वाष्पीकरण ना हो इन पानी का, और मोटरों के द्वारा इन पानी को खींच करके सिंचाई वगैरह की जाती है खेतों में। और घर पे तो आप जानते ही हो हम लोग किस काम में लेते हैं। ठीक है, मिट्टी के बांध के बारे में मैंने बता दिया है आपको। और छोटे छोटे पॉन्ड बनाते हैं। पॉन्ड का मतलब क्या होता है, टैंक्स बनाते हैं, वो तालाब बनाते हैं हम लोग। और ये स्ट्रेगर ट्रेंचेस होते हैं, ये गर्त होते हैं। कैसे होते हैं देखो, समझो। जैसे मान लीजिए पानी बह के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करा, गहरा खड्डा कर दिया इनको, और इसमें इस पानी को क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। तो ये क्या हो गया, ट्रेंच हो गया। ये समझ में आ गया। इस तरह से ये स्ट्रेगर ट्रेंचेस होते हैं। और ये देखो, ये खड़िन है, ये खड़िन है। कहीं पर पक्के बना जाते हैं, और क्योंकि पक्के इसलिए बना देते हैं कि परमानेंट कहीं पे पता है कि हाँ भाई यहाँ तो पानी आना ही आना है। ठीक है, ये खड़िन है। और ऐसा ही रूप एक मैंने आपको नाम भी बताया था कि जो ओपन होता है और नाड़ी की तरह होता है, और ओपन होता है, खुले, इसका मुंह चौड़ा होता है, उसको जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोहड़ भी इसी प्रकार का होता है। टैंक क्या होता है, टैंक सिर्फ ढका हुआ होता है। वो आपको मैं दिखा देती हूँ टैंक को। ये देखो, ये बावड़ी है, चांद बावड़ी, इसको क्या बोलते हैं, चांद बावड़ी। इसको आभानेरी बावड़ी भी बोलते हैं। ये है चांद बावड़ी। ठीक है, कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। अब इसमें ध्यान से देखो आप,
बीच में हरे रंग में जो दिखाई दे रहा है ये पानी है। ये पानी भरते 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 ऊपर तक आता है। और सामने जो आपको चौकोर चौकोर नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रहे हैं ये स्टेप्स, ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ क्यों है कि ये ऊपर तक पानी भर जाता था तो लोग इन सीढ़ियों से उतर करके पानी ले लिया करते थे। ये नीचे तक है, ये कम से कम 7-8 मंजिल गहराई तक है। और राजा महाराजा क्या करते थे, जब गर्मियों के दिन आते थे तो इन्होंने इसमें महल बना रखे हैं। देखो आपको ध्यान से दिखाई देगा, तो ये देखो ये सारे महल बना रखे हैं। ये इसमें क्या करते थे, ये लोग बैठ जाया करते थे। बीच में एक है ना इन्होंने चबूतरा टाइप में बना रखा था ताकि नृत्यांगनाएं डांस वांस भी कर लिया करती थी इसमें। ये अपना मनोरंजन का एक साधन भी था इनका एक तरह से ये, ठीक है। यहाँ पर ये राजा इसमें बैठ जाया करता था, ठंडी ठंडी हवाएं आती करती थी। यहाँ पर इनके जो कार्यक्रम देखने वाले होते थे, यहाँ सामने की साइड इस जगह की साइड चौकी बनी हुई है जिसमें नृत्यांगनाएं डांस वांस कर लेती थी, ठीक। तो ये चांद बावड़ी बहुत फेमस है, बहुत सुंदर भी है, देखने लायक जगह है ये इसको टाका कहते हैं। ये है टाका, ये देख लीजिए। अब इसी टैंक को हम घर में बनाते हैं और इसी टैंक को हम कहाँ बनाते हैं, तो इसको हम वहाँ बनाते हैं अपने खेतों में या इनमें, ताकि इसको क्या कर सके अपन सिंचाई के लिए काम में ले सके या पशुओं को पानी वानी पिलाने के काम में ले सके, ठीक है। ये देखो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है जिगजैग सा बना हुआ, ये पानी जाने का रास्ता है पूरा चारों तरफ। और ये थोड़ा ढलान की साइड होता है, थोड़ा नीचाई में होता है और ये ऊपर की ओर से पानी आता रहता है। तो इसमें पानी यहाँ से पानी आ जाता है, इसमें अंदर होके चले जाता है और इसमें स्टोर हो जाता है पानी, ठीक है। तो ये टाँका हो गया हमारा। और मैंने आपको खड़ीन भी बता दिया, खड़ीन के साथ झील, तालाब। तो ये सारे हमारे स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत हैं जो प्राचीन लोग प्राचीन टाइम से या पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अब इन्हीं की सफाई वगैरह कर रही है सरकार। और कौन से कार्यक्रम के तहत कर रही है वो, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत इनकी सफाई वगैरह कर रही है। यहाँ तक मैंने आपको इस चैप्टर को समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस दूँगी वो आप कर लीजिएगा। तो अगर कोई भी बात हो, कोई समझ में नहीं आया टॉपिक, आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।